गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं इकोनॉमिक्स का जो पेपर आज हुआ 58/6/3 सेट 3 का आंसर जो है वो MCQ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा एक सोर्स बताओ जो नहीं है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज हम डिमांड क्यों करते हैं? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, हाँ, इंपोर्ट जब करते हैं हम तब हम डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज का। गिफ्ट्स बाय इंडियंस टू देयर फैमिली लिविंग अब्रॉड, गिफ्ट्स बाय इंडियंस टू देयर फैमिलीज लिविंग अब्रॉड, हाँ, हम अगर गिफ्ट देना चाहे इंडियंस को जो बाहर रहते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज डिमांड करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज़, हाँ, अगर हम कोई भी फॉरेन कंट्री विजिट करने जाते हैं सपोज़, तो हमको क्या चाहिए होता है? फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, हम डिमांड करते हैं। और ऑप्शन डी है लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, जब हमको लोन मिलता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो वो एक सोर्स नहीं होता है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। देखिए, यूज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब इसमें देखो, इनकम दिया है पहला वाला, सेविंग खोजना है, कंजम्पशन 30 है। तो हमको पता है जब इनकम जीरो होता है तो उस पॉइंट पे जो सेविंग होता है वो होता है माइनस, कंजम्पशन जितना होगा उसका माइनस होगा। तो सेविंग देखिए -30, इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है ए और डी में कोई एक होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 1 का ब्लैंक देख के ये हमको पता चलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 है आपका कंजम्पशन, सेकेंड वाला में इनकम 100 है, सेविंग 0 एंड कंजम्पशन इज, यू हैव टू फाइंड आउट कंजम्पशन, वेयर एज द एपीसी इज गिवन एज 1। सो अगर इनकम यहाँ पे 100 है और एपीसी अगर 1 है तो हमारा जो कंजम्पशन होगा वो क्या होगा? एपीसी क्या होता है? C/Y। वाई दिया गया है, सी कितना होगा? सी होगा 100, 100 डिवाइडेड बाई 100 कितना आता है? 1। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज -30 एंड 100। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। देखिए, ये मैं बहुत बार डिस्कस किया था कि सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय क्या चीज़ से? कैसे सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कमाएगा इकोनॉमी में? मतलब इन्फ्लेशन का सिचुएशन है पकड़िए, और उस इन्फ्लेशन का सिचुएशन को कमाना है। तो लोअरिंग द केस रिजर्व तो नहीं होगा, मैंने बताया था जितना भी इंस्ट्रूमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन को छोड़ के सब में इंक्रीज़ होना चाहिए इन्फ्लेशन कमाने के लिए। तो पहला वाला लोअरिंग है वो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी लोअरिंग है, होगा नहीं। परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, परचेस ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? सेल एंड परचेस जो रहता है, तो सेल इन्फ्लेशन के लिए होता है, परचेस डिफ्लेशन कमाने के लिए होता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट है, वो है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग द बैंक रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सपोज इन एन इकोनॉमी planned spending are greater than planned output. You have to identify the correct option with respect to effects on the economy. तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 1 एंड 2, डिक्रीज इन प्लान्ड इन्वेंटरी ऑफ द इकोनॉमी एंड राइज इन नेशनल इनकम। ठीक है, ओके, प्लान स्पेंडिंग, जो स्पेंडिंग है आदमी लोगों का ज़्यादा है प्लान आउटपुट से, तो क्या होगा? एक तो प्लान इन्वेंटरी कम होगा इकोनॉमी में, और इस प्लान इन्वेंटरी कम होने की वजह से क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करने का चेष्टा करेंगे, जिससे राइज इन नेशनल इनकम होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ़ द टोटल क्रेडिट क्रिएटेड बाय द बैंक्स इज ₹500 एंड रिजर्व रेशियो इज 20%, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट वुड बी हाउ मच? सो यहाँ पे देखिए, केस रिजर्व जो है वो है 20%। ठीक है, तो 20% अगर केस रिजर्व है और 500 आपका रिजर्व रेशियो है, तो अगर हम 1/CRR करें 1/20%, तो हमारा आता है 5 टाइम्स। तो टोटल क्रेडिट परसेंट, टोटल मनी क्रिएशन बाई बैंक कितना है? 500, और हमारा जो वैल्यू आ रहा है 1/CRR वो आ रहा है 5 टाइम्स, मतलब 500। और द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट कितना होगा? उसका 5 टाइम्स 500 होता है, तो 100 इंटू 5 टाइम्स 500, तो टोटल मनी क्रिएशन 500 होगा, और जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो होगा 100। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट इज के इज 5, द रिलेवेंट सेविंग फंक्शन वुड बी हाउ मच? तो यहाँ पे मैंने छोटा सा करके दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए आप 5 = 1 1 - MPC, वो हमारा फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का।
हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 5 माइनस 5 MPC इक्वल टू 1, माइनस 5 MPC 1 माइनस 5 दैट इज़ 5 MPC इक्वल टू 4। फिर मैंने MPC 4/5 डिवाइड किया, मतलब MPC का वैल्यू आ रहा है 0.80। तो अगर 0.80 MPC का वैल्यू है, वी नो दैट MPS इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। सो 1 माइनस 0.80 0.20 आता है, और इसमें ऑप्शन में 0.20 जो है वो ऑप्शन नंबर सी पे है। मतलब -60 वो तो ऑटोनोमस 60 जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, ठीक है। और ये माइनस सेविंग में जो पहला होता है -C⁻, ओके, माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो वो है -60, सब में -60 है। देखिए, तो सेविंग फंक्शन में हमेशा पता है आपको कि MPS लगता है, तो यहाँ पे हमारा MPS का वैल्यू कितना आया, 0.20। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, S इक्वल टू -60 + 0.2y। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में कौन सा आइटम इंक्लूड किया नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है डी, ठीक है, इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू ए बैंक। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है, इफ एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन मेक्स एन इंटरसेप्ट एट y एक्सिस एट ए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स, इट implies that MPC dash and APC dash as income increases. So the correct answer for this is remain constant and false, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। उसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है, द प्राइस ऑफ ए गिवन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इज नोन एज बैंक रेट। ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट का। तो व्हाट इज बैंक रेट, बैंक रेट क्या है, द रेट एट विच RBI, ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI ऑफर्स लोन टू कमर्शियल बैंक ना। सो द प्राइस ऑफ गिवन करेंसी, ये करेंसी का बात कर रहा है, मतलब ये फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है, तो बैंक रेट तो इसमें होगा ही नहीं। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। और सेकंड स्टेटमेंट देखिए, डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो डिमांड कर्व जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, जैसे हमने पहले भी क्लास 11 में पढ़ाई किया होगा कि डिमांड एंड प्राइस आर इन्वर्सली रिलेटेड। सिमिलर थिंग हियर ऑल्सो, डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज आर व्हाट, demand curve always slopes downward, whereas the supply curve always slopes upward. Therefore, the option number C is correct. Both statement 1 and 2 are true. Statement 1 is false and statement 2 is true. This is correct answer. Statement 1 तो मैंने पहले ही बताया कि वो false है, और statement 2 जो है वो true है। Now next question number 10, मैक्रो का ये आखिरी क्वेश्चन है MCQ का। Adjusted reasoning का क्वेश्चन है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में लीड टू राइज इन नेशनल इनकम ऑफ द नेशन। यस, डिवैल्यूएशन किया जाता है, ओके, टू राइज द नेशनल इनकम, ये सही है, क्योंकि डिवैल्यूएशन होने से एक्सपोर्ट बढ़ता है। और रीजन क्या है, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो हियर जब करेंसी डिवैल्यूएशन होता है तो इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कर रहा है तो मतलब क्या, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, एजर्सन एंड रीजनिंग, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी की तरफ। इंडियन इकोनॉमी का जो MCQs थे वो क्वेश्चन नंबर 18 में जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री और कंट्रीज फॉलोड 5 ईयर प्लानिंग। तो 5 ईयर प्लानिंग कौन कौन से कंट्री करते हैं, देखो इंडिया ने किया है। हम लोग का जो लास्ट चैप्टर है कंपैरिजन चैप्टर जो है लास्ट में, उसमें हमको पता है कि इंडिया ने प्लानिंग किया था, चाइना ने भी किया था, पाकिस्तान ने भी किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1, 2 and 3। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। देखो दो स्टेटमेंट दिया है, एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स ए पर्सन टू अर्न मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर हिज और हर फैमिली। यस करेक्ट, एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक एक्टिविटी है जो पर्सन को लिवलीहुड अर्न करने में और उसको फैमिली को मदद करने में सहाय करता है। स्टेटमेंट 2 है, ए वर्कर इज़ वन हु कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ GDP, यस, बाय रेंडरिंग हिज प्रोडक्टिव सर्विस, करेक्ट। तो दोनों जो स्टेटमेंट है यहाँ पे दोनों ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, डस इंडिकेटर में बी डिफाइंड एज ए मेजर टू द एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। ये जो क्वेश्चन है वो भी लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वहीं से है। तो हमने डिस्कस किया था कि कौन सा इंडिकेटर जो है वो सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बताता है, जो कि चाइना का बात कर रहा था। चाइना में ये इंडिकेटर नहीं है, लिबर्टी इंडिकेटर। तो करेक्ट आंसर इज लिबर्टी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाइट रिवोल्यूशन। मैंने बताया था व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू द मिल्क, ओके। तो
तो मिल्क मतलब डायरी प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डायरी प्रोडक्शन। Question number 22. In China, under DAS, pigeons were provided with pull land to create larger fields that could yield greater output and they set farm implement. तो चाइना में pigeons लोग फार्मर जो थे उनको पुल लैंड दिया जाता था और वो साथ एक ही साथ कल्टीवेशन करते थे, आउटपुट बढ़ाते थे। तो ये कम्यून सिस्टम का बात कर रहा है, ठीक है, कम्यून सिस्टम जिसमें कलेक्टिव फार्मिंग होता था। क्वेश्चन नंबर 23, दो एडजस्टेड रीजनिंग है। द ईयर 1921 इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यस करेक्ट। आफ्टर द ईयर 1921 इंडिया एक्सपीरियंस अ शार्प राइज इन इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, सो इसका ये है मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोथ एडजस्टेड एंड रीजनिंग आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question number 24. Mao introduced, okay, Mao initiated the Great Leap Forward, JLF campaign, ना? JLF campaign in the year which year? 1958. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली ग्रेट लीप फॉरवर्ड से। फिर क्वेश्चन नंबर 25, द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ फिक्सिंग क्या मैक्सिमम लैंड होल्डिंग फॉर एन इंडिविजुअल, इज कॉमनली नोन एज व्हाट? कॉमनली नोन एज लैंड सीलिंग। गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लैंड एक आदमी होल्ड कर सकता था तो वो फिक्स कर दिया था, वो था चैप्टर नंबर 2 में, तो वो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, तो हमको पता है ये आंसर होगा लैंड सीलिंग। सो क्वेश्चन आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑप्शन नंबर बी, लैंड सीलिंग। नेक्स्ट इज द पिक्चर क्वेश्चन दैट इज गिवन हियर। स्टडी द फॉलोइंग इमेज एंड टेल द मेजर्स एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मॉडल। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटेड मार्केट्स, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तो वो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, तो हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट 27, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिफाइंस लिबरलाइजेशन मतलब क्या है? बैन को हटाना, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स, है ना। आउटराइट सेल को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन का बात कर रहा है, ठीक है। फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑप्शन सी, दैट इज रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो तो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन मैं सेपरेटली बनाऊंगा वीडियो, तो आप लोग देखिएगा। थैंक यू।